तो दोस्तों आज आपके सामने लेकर के आया हूं मैं सेट 20। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री से आज सेट 20 चलेगा। इसमें भी दोस्त काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। किस चैप्टर से डाला हुआ है तो दोस्त मिश्र धातु और आपका जो है अयस्क एवं धातु कर्म से 20 ऐसे क्वेश्चन दोस्त हम सिलेक्ट करके लाए हैं जिसकी संभावना बनती है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो सीबीटी एग्जाम होगी उसमें आने की। इसलिए दोस्त इसे मिस मत कीजिएगा। इससे तो मिश्र धातु से आपको पता ही है कि क्वेश्चन एक दो आते ही रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें से आने की संभावना बनती है। इसलिए क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, तभी आप पकड़ पाइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं है। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त फटाफट जाइए टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि आज ही भर तक लिंक एक्टिव है। इसके बाद कल लिंक जो है डीएक्टिव करके एक नया लिंक दिया जाएगा टेस्ट का, तो उसे मिस मत कीजिए। टेस्ट तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिए, क्योंकि टेस्ट में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उसकी भी संभावना रहती है आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की। इसलिए टेस्ट बिल्कुल मत मिस करिए, कभी मत कीजिए। हम टेस्ट आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और उसे आप नहीं दीजिएगा तो बहुत मिस कर दीजिएगा। ये तो 20 क्वेश्चन चलता ही है, लेकिन टेस्ट भी दीजिए, ठीक है। तो देरी मत कीजिए, उसे दे लीजिए, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, अभी हम देरी नहीं करते हैं क्योंकि 20 क्वेश्चन देखना है मुझे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्त इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, दे दिया है। इसमें क्या कह रहा है कि 1 और 2 रुपए के जो सिक्के होते हैं वो किन से बने होते हैं ये बता रहा है। इसमें देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है। इसी में हमको क्या करना है कि खोजना है कि कौन है जो किससे है, जो इसमें 1 और 2 रुपए के जो है सिक्के बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला नंबर आप ऑप्शन देख लीजिए, क्या दे दिया है कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, क्या इससे बनता है। दूसरा नंबर आपको इसमें दे दिया है, क्या दिया है, चांदी और स्टील। 1 और 2 रुपए में चांदी रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हटा ही दीजिए। तीसरा नंबर आप देख लीजिए, कहता है कि तांबा निकल मिश्र धातु, क्या ये हो सकता है। या चौथा नंबर आपको दे दिया है कि स्टील और पित्तल। तो बी नंबर तो पहले हटा ही दीजिए, चांदी तो होगा नहीं 1 और 2 रुपए के सिक्के में, इतने 1 और 2 रुपए में चांदी बढ़ेगा, सवाल ही नहीं है। अब बच गया मेरे पास 3 ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, 3 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है जो 1 और 2 रुपए के सिक्के उससे बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता देता हूं दोस्त, ये फर्स्ट नंबर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो अभी है दोस्त, उससे क्या होता है कि 1 और 2 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, अभी जो भी 1 और 2 रुपए के सिक्के जो बनाए जाते हैं दोस्त, इसी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील होता क्या है ये समझ लीजिए दोस्त। ये भी क्या होता है कि मिश्र धातु होता है। अब इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें जो होता है क्रोमियम मिला होता है और लोहा मिला होता है। एक तरह से कहिए तो चुंबकीय स्टेनलेस स्टील भी कह सकते हैं कि वो मिला होता है। तो इसमें क्रोमियम की जो मात्रा होती है इसमें दोस्त वो 17% होती है, और लोहा कहिए चाहे चुंबकीय स्टेनलेस स्टील जो होता है उसकी जो मात्रा होती है उसमें 83%, बाकी हटा दीजिए, 83% उसमें मिले होते हैं। तो ये दोनों को मिला करके फेरेटिक स्टेनलेस स्टील बनता है, और इसी से वर्तमान की बात मैं बता रहा हूं कि 1 और 2 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं। तो दोस्त इसे ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी के एग्जाम में जो है 2016 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि टेंटाई, अच्छा सोल्डरिंग को, हाँ सोल्डरिंग को कभी कभी आपको टांका भी कह देगा। ध्यान रखिएगा, ये टटाई भी दे दिया है और सोल्डरिंग है, तो उसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है। यानी सिंपल सी भाषा में समझिए ना, तो इसमें पूछा यह जा रहा है कि सोल्डरिंग किसका मिश्रण होता है। सीधे सी बात है, और कई बार पूछा गया है, मतलब कि सोल्डरिंग से बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम सभी को कलेक्ट करके एक साथ आपको बता दिए हैं कि कब कब पूछा गया है सोल्डरिंग के बारे में। कभी यह पूछ दिया था कि सोल्डरिंग किसका मिश्रण है, या ऑप्शन में से आपको उठा दे दिया है कि ये दोनों का किसका मिश्रण हो सकता है, मिलाने से क्या बनता है। तो सोल्डरिंग है, ध्यान रखिएगा। सोल्डरिंग जानिए कि सोल्डरिंग में क्या क्या मिले होते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि एल्युमिनियम एवं कहता है कि निकल मिश्र धातु होता है, सोल्डरिंग जो होता है वो, या ये दोनों मिले होते हैं एल्युमिनियम और निकल। या दूसरा नंबर आपको क्या कह रहा है कि सीसा एवं टीन मिले होते हैं। जो लोग जानते हैं कमेंट करते रहिएगा। हाँ तो देखिए इसमें क्या है कि सीसा और कहता है कि टीन भी मिले होते हैं ये। या थर्ड नंबर में देख लीजिए, थर्ड नंबर में आपको कहता है इसमें कि जस्ता और सीसा का मिश्रण होता है, वो सोल्डरिंग जो होता है। या फोर्थ नंबर में आपको ऑप्शन दे दिया है कि जस्ता एवं तांबे का मिश्रण होता है। किसका होता है
फटाफट बताते रहिए। देखिए हम आपको बता देते हैं, सोल्डरिंग जो होता है दोस्त, ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि सीसा और टीन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ये चीजें कि सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं, ऑप्शन में आपका जो है सोल्डरिंग यानी कि टांका भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये चीज है, अब इसमें समझ लीजिए, आपको हम बता देते हैं इसका परसेंटेज कि सीसा और टीन का मिश्रण तो सोल्डरिंग होता ही है। सीसा के प्रतिशत मात्रा भी कभी कभी आपको पूछ दिया जाएगा और टीन का भी प्रतिशत मात्रा पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा इसमें सीसा जो होता है वो 60% होता है, 63% होता है, और टीन जो होता है 37% होता है। ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए इस पॉइंट को हम उठा के आपको बता रहे हैं कि उसमें परसेंटेज मात्रा भी पूछ देगा कि कौन कितना मिला होता है, नहीं मिला होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आप तो रटे होइएगा कि हाँ चलो सीसा टीन का मिश्रण सोल्डरिंग होता है, याद कर लिए, लेकिन परसेंटेज मात्रा भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि किस मिश्र धातु का, ठीक है, किस मिश्र धातु की जो है एक धातु यदि मरकरी हो तो वह क्या कहलाता है। मतलब किसी भी अगर मिश्र धातु में, मिश्र धातु कहने के क्या मतलब कि दो या दो से अधिक धातु जब आपस में मिलाते हैं तो मिश्र धातु होता है। तो किस मिश्र धातु में, किसी भी मिश्र धातु में अगर मान लीजिए कि अगर आपका पारा हो यानी मरकरी हो या Hg जिसको हम बोलते हैं सूत्र होता है, तो अगर वो चीजें मिला हो तो हम उसको क्या कहेंगे। जी हाँ, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। पहला नंबर आपको ऑप्शन दे दिया है कि अम्लगम कह सकते हैं उसको, ठीक है, या दूसरा आपको दे दिया है कि कांसा कहते हैं यहां, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि सोल्डर कहते हैं, या चौथा दे दिया है कि पित्तल। तो किसी भी मिश्र धातु में याद रखिएगा हमेशा इस बात को कि अगर पारा मिला होगा, मरकरी मिला होगा, Hg जो होता है, अगर वो किसी भी मिश्र धातु के साथ मिला होगा तो उस मिश्र धातु को अम्लगम कहेंगे। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जब भी पारा मिलेगा उसको अम्लगम में नाम रख दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी भी पारा जिस भी धातु के साथ मिल जाएगा वो अम्लगम में काउंट हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र कहता है कि मिश्र धातु चार घटकों से मिली है, मतलब चार धातुओं से मिलकर के बनी होगी, ये चीजें बता रहा है। इसमें से कौन है जो चार धातुओं से मिलकर के बनी है। पहला देख लीजिए, कांस्टेबल कहता है, इसमें कांस्टेंटन का दे दिया है, ये हो सकता है, या दूसरा दे दिया है कि नाइक्रोम, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि मैग्नीन दे दिया है, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि सोल्डर। कौन जो है चार घटकों से मिलकर बना हुआ है, चार धातुओं से मिलकर बना हुआ है, ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो चार धातुओं से मिलकर के बना हुआ है, कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर नाइक्रोम। अब समझिए कि नाइक्रोम में आखिर मिला क्या क्या होता है, कभी कभी पूछ देगा आपको कि क्या क्या मिलकर के नाइक्रोम बनता है। तो ध्यान रखिएगा ये नाइक्रोम जो होता है, आपको हम बताते हैं कि निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा, ये चारों मिलाकर के नाइक्रोम बनता है, ठीक है। इसका गलनांक काफी हाई होता है, रेजिस्टेंस भी काफी क्या होता है कि हाई होता है। इसलिए नाइक्रोम का यूज जान लीजिए कि कहां किया जाता है, तो तापन वाले जो भी चीज होते हैं एलिमेंट्स, उसमें यूज किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर देखते हुएगा, चूल्हा, उसमें इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है उसमें भी इस्तेमाल नाइक्रोम के तार का किया जाता है। इस्त्री करने वाला आयरन जो होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है नाइक्रोम के तार को। तो इस वजह से ही किया जाता है, काफी इसका क्या होता है कि प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक भी अधिक होता है, जिस वजह से इसका यूज किया जाता है उसमें। तो इस बात को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ताप पर आसानी से ऑक्सीकृत यानी कि जल नहीं सकता है, कौन सा है जो जल नहीं सकता है, ठीक है। उच्च ताप पर भी, काफी हाई टेम्परेचर दे भी देंगे तो भी नहीं जलेगा, ध्यान रखिएगा। और क्यों नहीं जलेगा ये हम आपको बताएंगे। पहली ऑप्शन देख लीजिए कि कौन है जो नहीं जलता है। पहला दे दिया है कि अर्धचालक, या दूसरा आपको दे दिया है कि कुचालक, या तीसरा दे दिया है सुचालक, या चौथा दे दिया है मिश्र धातु। क्या है तो ध्यान रखिएगा, मिश्र धातु जो होता है वो काफी हाई टेम्परेचर पर भी नहीं जलता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। ये क्या आएगा कि मेरा फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब समझिए कि मिश्र धातु क्यों नहीं जलता है, क्योंकि ध्यान रखिए अधिकांश जो आपको हम बता देते हैं कि वाहन जो होते हैं, अधिकांश वाहन या एरोप्लेन के चादर हो गए, हेलीकॉप्टर के चादर हो गए, या बहुत सारे प्लेन जेट होते हैं, उस सभी के क्या होते हैं कि चदरे जो होते हैं, बाहरी आवरण जो होते हैं दोस्त, वो मिश्र धातु से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वह ज्यादा टेम्परेचर पड़ने पे भी वह टेम्परेचर का सहन कर लेता है, वो ज्यादा हीट होता नहीं है, अधिक टेम्परेचर देने पर भी वो नहीं जलता है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें है मिश्र धातु का, ये मतलब कि एक गुण कहिए होता है ये चीजें, तो इसलिए उसका यूज है उसमें किया जाता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं।
अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि असंगत युग्म का पता लगाइए, मतलब इसमें से कौन है जो जिसका जोड़ा नहीं होगा उसको हमको पता लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं, यहां तक कीजिए, यहां से हम नहीं पढ़ के उधर से पढ़ते हैं। जैसे हवा दे दिया है, तो हवा में क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है? तो जी हाँ होता है, बिल्कुल होता है। 78% नाइट्रोजन और 21% जो अपना ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल होता है। तो ये होता है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में उधर से ही पढ़ेंगे, माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली में क्या है? सल्फर और फास्फोरस होता है, तो बिल्कुल होता है। सल्फर और फास्फोरस का तो यूज किया ही जाता है माचिस में, ये भी होता है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर में क्या कहता है? पानी। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, तो जी हाँ, पानी का सूत्र, जल का सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के ही जल का निर्माण करते हैं, तो ये तो होता है। तीन को तो ऊपर से हो ही गया, तो नहीं होगा कौन? तो ये फोर्थ नंबर नहीं होगा मेरा दोस्त, ठीक है। मैग्नीशियम और रजत। रजत कहने का मतलब क्या होता है कि चांदी। तो क्या जो स्टेनलेस स्टील में चांदी मिलाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये फोर्थ नंबर जो है बिल्कुल गलत मिलान किया गया है, असंगत है। असंगत को हमें क्या करना था? पकड़ना था, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पित्तल के घटक क्या है? पित्तल के घटक क्या है कहने का मतलब कि पित्तल किसका मिश्र धातु है? जी हाँ, या आपको ऑप्शन से भी दे देगा क्वेश्चन को ऑप्शन बनाया जा सकता है, पकड़ना आपको है। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है, मतलब तरीके से पूछा गया है, फेर बदल करके हम उसको आपको इकट्ठा कर दिए हैं कि कितना बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार यही नहीं पूछा गया है कि पित्तल के घटक क्या है, जितना बार जो देख रहे हैं। कभी आपको ऑप्शन से उठा करके क्वेश्चन बनाया गया, कभी ये पूछा गया कि पित्तल डैश डैश का मिश्रण है, पित्तल जो है किसका मिश्र धातु है, ये पूछा गया है कई बार। इसलिए हम इसको सारे को इकट्ठा करके आपको बता दिए हैं कि देखिए, सबको हाथ नाक ऐसे पकड़िए, चाहे घुमा करके ऐसे पकड़ लीजिए नाक तब पकड़ा ही जाएगा। तब वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि घुमा के क्वेश्चन देता है, आंसर वही रहता है, ठीक है। तो समझिए इस चीज को। चलिए अब जो बता देते हैं कि पित्तल इसमें किसका मिश्र धातु होता है। तो पहला तो ऑप्शन देख लीजिए कि किसका है। पहला कहता है इसमें कि क्रोमियम और निकेल, क्या इसका मिश्र धातु होता है पित्तल? या ध्यान रखिएगा, दूसरा आपको दे दिया है कि लेड और टीना, क्या इसका होता है? नहीं। थर्ड नंबर दे दिया है कि तांबा और टीन का, या चौथा दे दिया है कि तांबा और जस्ता का। ध्यान रखिए किसका होता है पित्तल। जी हाँ, पित्तल किसका मिश्र धातु होता है, यह बताना है, कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए पित्तल आपको हम बता देते हैं, पित्तल जो होता है दोस्त, ये फोर्थ नंबर तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। अब समझिए इसमें प्रतिशत मात्रा, क्योंकि दोस्त प्रतिशत मात्रा भी पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको बताते हैं कि ये जो पित्तल है, पित्तल में जो आपको बताते हैं तांबा की मात्रा कितना होता है, जस्ता के कितना होता है। तांबा का जो प्रतिशत मात्रा होता है वो 70% होता है, और जस्ता का मात्रा जो होता है दोस्त वो 30% होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये पूछा जाता है परसेंटेज मात्रा भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरे तरीका से चलिए आपको पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो उसको ध्यान में रखिएगा। कभी ये पूछ दिया था कि ब्रॉन्ज, कांसा को ही ब्रॉन्ज कहते हैं, तो ब्रॉन्ज जो है आपको क्या किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और टीन का ही होता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज में कॉपर की मात्रा अधिक होती है, टीन का मात्रा कम हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये चीजें ये पूछा गया है। उसके बाद जो है आपको नाइक्रोम भी पूछा गया है, किसका मिश्रण होता है, तो आपको हम बता ही दिए हैं। तो ये चीजें हैं नाइक्रोम का, इसमें ध्यान रखना है, पूछा गया है। तो ऑप्शन में ये तीन चीजें दिया हुआ था, इसलिए तीन चीज ही पकड़ा गया था। ध्यान रखिए, कभी तीन चीज भी दे देगा नाइक्रोम को तो ध्यान में रखिएगा, चौथा मत खोजते रह जाइएगा। अब तीन ऑप्शन सब में दे देगा, तब आप जो मिल रहा है नाइक्रोम के लिए उसी को मारिएगा। चार ऑप्शन देगा तो फिर चार में घुसिएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मतलब बस कहिएगा चार नहीं है, खोजते रह जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, किस मिश्र धातु द्वारा जो बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा अस्थायी चुंबक, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि अस्थायी चुंबक जो है क्या होता है, सॉफ्ट आयरन मृदुल लोहा से बनता है ना, जानते होंगे हम लोग। तो लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि बनाया जाने वाले मिश्र धातु बताना है, इसमें कौन सा मिश्र धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जो मैं कह रहा है, या दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया है एल्कीनो दे दिया है, ठीक है। चौथा तीसरा आपको क्या दे दिया है इसमें कि सिलाटामीन दे दिया है, ये हो सकता है। या दोस्त चौथा आपको इसमें ड्यूरेलिनियम दे दिया है, क्या हो सकता है, किसके द्वारा जो स्थायी चुंबक बनता है। तो ध्यान रखिएगा ये मिश्र धातु जो है, सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन है एलिनिको, ठीक है, एलिनिको ना है, हाँ एलिनिको है। एलिनिको के द्वारा क्या होता है कि ये बनता है आपका अस्थायी चुंबक, इस मिश्र धातु के द्वारा जो है इस्तेमाल किया जाता है अस्थायी चुंबक में, ठीक है। तो एलिनिको को ध्यान में रखिएगा, इसका इस्तेमाल होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला दे दिया है कि आयरन हीटिंग एलिमेंट, आयरन हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि आयरन हीटिंग में या इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है, इलेक्ट्रिक चूल्हा जो होता है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको हम बताना दिए थे कि नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देख लीजिए, ये क्या होगा कि सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, नाइक्रोम से भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको क्या कीजिएगा कि ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि कॉन्स्टेंटन, ठीक है, डैश धातुओं का मिश्रण करके बनाया जाता है। किस धातु को मिश्रण करके कॉन्स्टेंटेंट जो है बनाया जाता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कॉपर और निकेल का, या दूसरा दे दिया है कि कॉपर निकेल और मैंगनीज का, या तीसरा आपको ऑप्शन इसमें दे दिया है कि निकेल टाइटेनियम फेरस और क्रोमियम का, या चौथा आपको इसमें ऑप्शन दे दिया है कि निकेल क्रोमियम मैंगनीज और फेरस यानी कि लोहा का। क्या ये चारों मिलाकर के किसका जो है मिलाकर के कॉन्स्टेंटन जो है मिश्र धातु इस्तेमाल मतलब बनाया जाता है, किसका इस्तेमाल करके। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, कॉपर और निकेल का। कॉपर और निकेल को मिला करके कंस्टेंट जो है धातु बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। अब आप चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है। जी हाँ, इसमें पारा का मतलब मरकरी का अयस्क इसमें पूछा जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, पारा का भी पूछता है अयस्क। ध्यान में रखिएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिए सिनेवार, या दूसरा आपको दे दिया है इसमें आर्सेनिक, या तीसरा इसमें आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, एस्टिवनाइट। ठीक है, एस्टिवनाइट ये हो सकता है, या चौथा दे दिया है कि बॉक्साइट। कौन जो है पारा का आपका अयस्क है, ओर्स है। ठीक है, तो पारा का अयस्क अगर आप पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा कि पारा का अयस्क जो है ये सिनेवार है, सिंदूर जो होता है, जानते होइएगा कभी कभी। तो ये क्या होता है कि ये पारा का क्या होता है कि अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अयस्क से रिलेटेड आपको बता देते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है या क्या क्या पूछा गया है, वो भी बताते हैं, आने की संभावना है, माइंड में रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, इस पॉइंट को। कभी कभी आपको यह पूछ देता है कि ग्लेना किसका अयस्क है, तो ग्लेना जो होता है वो लेड यानी कि सीसा का अयस्क होता है, पूछा गया है जेईई के एग्जाम में। तो दोस्त इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसमें पूछा यह गया है, कभी कभी देखिए जैसे तांबा का अयस्क देना दिया है, तो तांबा के बहुत सारे अयस्क होते हैं, उसी से कोई ना कोई उठा के पूछ देगा, तो इन सभी अयस्क को पूछेगा, काफी हाईलाइटेड अयस्क है और इसी को बार बार उठा करके पूछा जाता है। ठीक है, रोबी कॉपर हो गया, कॉपराइट हो गया, कॉपर पाइराइट हो गया, ठीक है, उसके माइकालाइट हो गया, इसके बाद आपको जो है चलका पाइराइट हो गया। चलका पाइराइट जो दिख रहा है ना, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं चलका पाइराइट या माइकालाइट जो है, ये दो चीजें लास्ट में जो दिख रहा है कॉपर का अयस्क, ये दो खूब पूछा जाता है। ठीक है, कॉपर जो है माइकालाइट जो है, चलका राइट जो होता है, सो ये चलको पाइराइट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो भी पूछा जाता है उसी से पूछा जाएगा आपको। तो क्योंकि नॉर्मली हम लोग तो कॉपर पाइराइट क्यूपाराइट सब जानते ही हैं, रूबी कॉपराइट ये सब जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए, ये तीन जो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से पूछा जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम के अयस्क देख लीजिए। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है दोस्त, इसमें क्या है, बॉक्साइड है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है, और क्या है कि कायोलिन है। तो पूछा क्या जाता है, वो लास्ट वाला क्रायोलाइट है, कायोलिन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये अयस्क को कम से कम याद रखिए, बार बार इसी को रिपीट किया जाता है और इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि फेन प्लावन विधि में अयस्क के चूर्ण को डैश के मिश्रण से भरी टंकी में रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, फेन उत्प्लावन विधि पढ़े होइएगा आप, उसमें क्या करते हैं, अयस्क को हम जो है कैसे उसको जो है उसका शुद्धिकरण करते हैं, तो उस टंकी में क्या रखा होता है, ये चीजें इसमें पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए क्या रखा जाता है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं, फिर आपको हम बता देते हैं कि क्या रखा जाता है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन इसमें दे दिया है कि टंकी में जल और एल्युमिनियम रखा होता है, तो जी नहीं, बिल्कुल वो नहीं होता है। सेकेंड नंबर में आपको दे दिया है कि जल और जो है चीड़ के तेल होते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल यही होता है, जल और चीड़ के तेल होता है, या कहिए कि जल और चीड़ के तेल को ही पाइन का तेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो पाइन का ही तेल या चीड़ का तेल होता है, यही दोनों होता है। उसमें अयस्क को मिला दिया जाता है और एक पाइप के सहारे क्या होता है कि उसमें हवा दिया जाता है जोर का, जिससे क्या होता है कि बुलबुला उत्पन्न होता है, उसको छान करके अलग करके धूप में सुखा लिया जाता है, उससे क्या होता है कि अयस्क को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये फेन उत्प्लावन विधि होती है, अगर बुक में डिटेल से पढ़िएगा तो पता लग जाएगा आपको।
ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये मेरा जो है करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर, जल एवं चीड़ का तेल। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का शुद्ध पिघलते हुए अयस्क का क्या है कि निष्कासन होता है। ठीक है, पिघलते हुए अयस्क का निष्कासन होता है ये। लेकिन ध्यान रखिए किसके द्वारा कह रहा है इसमें, तो धातुओं के जो है कह रहा है शुद्ध पिघलते हुए। तो ध्यान रखिए किसके द्वारा किया जाता है ये आपको हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या दे दिया है आपको कि उपयुक्त एजेंट द्वारा जो है उपचयन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा किया जा सकता है अयस्क का निष्कासन। या दूसरा नंबर दे दिया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है। या तीसरा आपको इसमें ऑप्शन दे दिया है कि कैल्सिनेशन के द्वारा किया जाता है। या चौथा दे दिया कि रोस्टिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा अयस्क का जो है शुद्धिकरण का किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। तो अयस्क का निष्कासन जो होता है ना दोस्त, वो इलेक्ट्रिक विधि से होता है, एनोड और कैथोड पे जो है किया जाता है। जब उसमें धातु के पूरे मिश्रण को क्या करते हैं कि पानी में डाल दिया जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई करके उस पे एनोड और कैथोड पर जो है अलग अलग अपक्षेप प्राप्त होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और उसी इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा अयस्क का निष्कासन कहिए या सांद्रण कहिए, उसके द्वारा जो है किया जाता है। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अयस्क का निष्कासन इस इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है हम लोगों को। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा जो है निष्कर्षित किया जाता है। जी हाँ, तो आपको बता दिए एल्युमिनियम धातु को कह रहा है केवल किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, मतलब कि उसको अलग किया जाता है। ये चीजें पहला नंबर देख लीजिए, क्या कटौती करके करते हैं। या दूसरा आपको दे दिया है कि ऑक्सीकरण करके करते हैं। या तीसरा आपको इसमें दे दिया कि निस्तापन विधि द्वारा करते हैं। या चौथा दे दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा एल्युमिनियम के धातु को सिर्फ और सिर्फ जो है अगर निष्कासित किया जाता है इसमें से, आपको बता देते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये मेरा फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। वही विद्युत विच्छेदन जो होता है सो जो एनोड और कैथोड पर जो है प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जैसे कि बॉक्साइड Al2O3 होता है, तो बॉक्साइड को जो है अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एल्युमिनियम अलग जो है एनोड पर प्राप्त होता है, कैथोड पर जो है जाकर के जो है उसका अपक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी तरह से जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि धातु के ऑक्साइड जैसे अशुद्धिता जो है युक्त दे दिया है कि धातुओं को शुद्धिकरण करने के लिए इसमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, यानी धातु के ऑक्साइड को शुद्ध अगर हमें करना है, अशुद्धि को शुद्ध करना है, धातु से प्राप्त करना है, तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे। तो दोस्त पहला ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि पोलिंग अपना सकते हैं, पोलिंग के क्रिया के द्वारा किया जा सकता है। या दूसरा आपको इसमें दे दिया है कि हाइड्रो धातु विज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। या तीसरा आपको दे दिया चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। या चौथा दे दिया है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के द्वारा। किसके द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर मेरा करेक्ट होगा पोलिंग के द्वारा। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब समझिए कि आखिर पोलिंग होता क्या है, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, नहीं तो कहिएगा कि पोलिंग पढ़ लिए समझ में भी नहीं आया कि पोलिंग क्या होता है। तो ध्यान रखिए पोलिंग एक ऐसा विधि होता है जिसका प्रयोग करके ऑक्सीकृत जितने भी अशुद्धि होते ना, उससे क्या होता है कि शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है पोलिंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, और शुद्ध धातुओं से शुद्ध जय धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है कि पोलिंग कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि तांबा और टीन का मिश्रण होता है, या तांबा टीन में बहुत सारे अशुद्धि मिले होते हैं, तो उससे शुद्ध धातु तांबा और जैसे टीन को हमको क्या करना है कि अलग करना है, तो वो जो प्रक्रिया अपनाते हैं वही हमारा क्या होता है कि पोलिंग होता है। ध्यान रखिएगा धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीकृत करके जो है किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यही पोलिंग की अभिक्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है ये, लेकिन हमें ध्यान रखना है इसमें कौन कौन प्रक्रिया से पूछा जाता है। एक तो पहला आपको बता दिया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा आता है क्वेश्चन की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन रहे तो, ऑक्सीजन न रहे तो, उसकी उपस्थिति में अगर अयस्क को हम गर्म करते हैं तो वह कौन सा प्रक्रिया होगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला आपको इसमें कहता है कि निस्तापन होता है। या दूसरा आपको दे दिया है कि निष्कर्षण होता है। या तीसरा भंजन दे दिया है। और चौथा आपको दे दिया है कि संक्षारण। कौन होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो भंजन कहलाता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, भंजन। भंजन कहने का मतलब क्या, भर्जन कहिए या भंजन कहिए। भंजन मतलब भूनना,
भंजन मतलब भुनना होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं कि भूनते हैं। अब समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको विस्तार से कि होता क्या है। ऑप्शन तो देखिए लिए, मतलब कहने का मतलब भंजन या भर्जन आपको बता देते हैं, या इसी को जारन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जारन के नाम से, कंफ्यूज मत होइएगा। भंजन भर्जन, जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी चीज को भुनना है तो एकदम जला थोड़ी दीजिएगा, इतना गर्म कीजिएगा कि वह भुना जाए, पूरा जले नहीं। तो वही प्रक्रिया इसमें अपनाया जाता है, भर्जन या जारन में कहिए या भंजन कहिए। ठीक है, कि क्या होता है कि कोई भी अगर धातु में अशुद्धि मिली हुई है, धातु के अयस्क में अगर कोई अशुद्धि मिली है तो उसको इतना गर्म करेंगे कि उसमें मिली हुई अशुद्धि जो होती है वो वाष्प बन करके उड़ जाए और जो है धातु के अयस्क जो है वो बच जाए। ठीक है, वो पूरा गले नहीं। तो इतने टेम्परेचर पर हम जो है उसको गर्म करते हैं, वो भी वायु की उपस्थिति में, तब उसको भर्जन या भंजन या जो है आपको जारन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और ध्यान लीजिए कि कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि वायु की अनुपस्थिति में, तो ध्यान रखिएगा वायु की अनुपस्थिति में जो होगा वो निस्तापन होगा। ठीक है, क्या होगा? निस्तापन। तो वायु के अनुपस्थिति में जो अब अयस्क में अशुद्धि होती है उसको जो है निकालने के लिए वायु के अनुपस्थिति में जो गर्म करते हैं, गर्म करने पे उसमें जो मिली अशुद्धि को दूर किया जाता है और अयस्क जो प्राप्त किया जाता है उसको निस्तापन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, या तो निस्तापन पूछ देगा या तो भंजन पूछ देगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दोनों। ठीक है, भर्जन आप देख लिए हैं कि वायु की उपस्थिति में होता है, निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसको बस माइंड में रखिएगा। दोनों में अयस्क से अशुद्धि ही निकाली जाती है। इतना गर्म किया जाता है कि अशुद्धि पिघले नहीं, और अशुद्धि पिघल जाए लेकिन अयस्क पिघले नहीं, इतना गर्म किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि धातु क्रम एक प्रक्रिया है। धातु क्रम किस प्रकार की एक प्रक्रिया है? तो ध्यान रखिए, धातु क्रम जो होता है ना वो अयस्क को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया होती है, या धातुओं से कहिए कि अयस्क निकालने की एक प्रक्रिया होती है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अयस्क से धातु निकालने की क्या होता है कि प्रक्रिया होती है, एक धातु क्रम जो होती है, मतलब शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया का ये वही होता है। तो ये पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि वेन आर्केले विधि कहता है धातु के शुद्धिकरण में धातु को बदला जाता है। किसमें बदला जाता है ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला आपको ऑप्शन दे दिया है, इसमें क्या दे दिया है कि उड़नशील स्थित यौगिक में बदला जा सकता है, या दूसरा दे दिया है कि उड़नशील स्थिर यौगिक में, अच्छा ऊपर दे दिया और उड़नशील मतलब नहीं उड़ने वाला। दूसरा दे दिया है कि उड़नशील, अच्छा उड़नशील स्थिर। तीसरा आपको दे दिया है कि उड़नशील जो है अस्थिर यौगिक में बदला जा सकता है, या चौथा आपको दे दिया है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों होगा क्या? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हम बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है कि वेन आर्केले विधि में धातु के शुद्धिकरण के लिए धातु को जो बदला जाता है उड़नशील अस्थिर यौगिक में बदला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उड़नशील अस्थिर यौगिक में और अनस्टेबल होता है, उसका जो कंपाउंड होता है उसमें उसको क्या किया जाता है कि बदला जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दे कि हॉल हेरोल्ट प्रक्रम में एल्युमिनियम, अच्छा प्रक्रम में एल्युमिना दे दिया। प्रक्रम में एल्युमिना का एल्युमिनियम के विद्युत जो है अपघटनी अपचयन होता है। किसमें, किसकी उपस्थिति में होता है ये बताना है। हॉल हेरोल्ट एल्युमिना में, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि किसकी उपस्थिति में होता है ये पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पहला आपको क्या दे दिया, आपको ऑप्शन दे दिया है कि सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में हो सकता है, या दूसरा आपको इसमें दे दिया है कि फ्लोराइड की उपस्थिति में होता है, या तीसरा नंबर दे दिया है आपको कि क्रायोलाइट की उपस्थिति में एल्युमिना का गलनांक जो है निम्न कर देता है, क्या ये हो सकता है, या चौथा दे दिया है क्रायोलाइट की उपस्थिति में जो एल्युमिना का गलनांक को हाई कर देता है। तो किसकी उपस्थिति में? हॉल हेरोल्ट जो है हेरोल्ट प्रक्रम जो एल्युमिनियम के द्वारा जो विद्युत अपघटनी में अपचयन होता है, किसके उपस्थिति में? ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं एल्युमिनियम के विद्युत अपघटनी में जो अपचयन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसकी? क्रायोलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, उसका एल्युमिना का क्या होता है कि गलनांक कम कर देता है, निम्न कर देता है। ध्यान रखिएगा, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यह है अपना लास्ट क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, यानी स्टेटमेंट इसमें से हमें गलत पहचाना है कि कौन सा गलत है। पहला देख लीजिए, पहला आपको क्या दे दिया, इसमें दे दिया, पहला कहता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्या यह है? या दूसरा दे दिया है इसमें कि सभी अयस्क खनिज नहीं है,
ये दे दिया है, या तीसरा नंबर आपको इसमें दे दिया है कि सभी खनिज, सभी अयस्क सभी खनिज है, क्या ये हो सकता है? या चौथा आपको इसमें दे दिया है, चौथा इसमें आपको ये दे दिया है कि खनिज से धातुओं को जो आर्थिक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है, क्या ये दे दिया है? क्या ये हो सकता है? तो ध्यान रखिए, मेरा जो होगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा खनिज के बारे में, ये जान लीजिए। ये सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं, ये मेरा करेक्ट है कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, क्यों नहीं होते हैं? तो जितने भी अयस्क होते हैं दोस्त, वो खनिज से ही निकाले जाते हैं। तो खनिज से निकला तो सारा खनिज अयस्क हो सकता है, लेकिन जिससे हम निकाले हैं अयस्क, वो अयस्क क्या पूरा खनिज हो सकता है? तो खनिज नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे छटनी करके हम अयस्क को निकाले हैं। और खनिज बहुत सारे ऐसे जो बेकार पदार्थ है उसको हटा दिए और अयस्क को हम रखिए, तो जितना बेकार पदार्थ उधर पड़ा हुआ वो तो सारा खनिज ही है। तो ये क्या खनिज, ये अयस्क हो सकता है? तो खनिज जो है पूरा क्या हो सकता है? अयस्क नहीं हो सकता है, लेकिन सभी अयस्क जो है खनिज हो सकता है। तो सभी खनिज अयस्क हो सकता है, लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते हैं, सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो दोस्त ये अपना क्या था कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कीजिएगा कि नोटबुक पे जो है तैयार करते रहिएगा। चलिए, तो जो लोग जो है टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त, फटाफट टेस्ट दे लीजिए। आज ही वर्क तक के लिंक एक्टिव है। लिंक आपको जो है मोर, वीडियो के नीचे मोर दिखिएगा, मोर लिखा होगा, उसको दबाइएगा। दबाने के बाद ये क्या होगा कि पेज खुलेगा, उसी के नीचे उसमें जाइएगा। जाने के बाद आपको सारा लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम से लेकर के आपको जो है टेस्ट तक का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए तो दोस्त टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट क्या कीजिए कि टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस सब का पीडीएफ आपको उसी पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, और टेस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। उस सब जो है आपको जितना भी पीडीएफ चाहिए ना, पढ़ा रहे हैं, स्कोर का, टेस्ट का, आंसर की टेस्ट का, वो सब का आपको टेलीग्राम से, मतलब टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है। नहीं तो सिर्फ जो डिस्प्ले पर देखते हैं बस वही देख के रह जाइएगा। बाकी इस सब का पीडीएफ जो है कहां मिलेगा? आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। जो भी खोजना है पीडीएफ टेलीग्राम पे, तो क्या कीजिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए फटाफट। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक अगले नए सेट यानी 21 सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।